नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में। बच्चों, आज अपन बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने बात कर रही थी अरावली की, और वहां पर अपन ने अरावली की बात करी थी। और अब जो अपन आज बात करने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे हाड़ौती प्रदेश को, ठीक है। और हाड़ौती प्रदेश की क्या क्या विशेषता पाई जाती है यहाँ पर, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे और वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया, अपने मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ लिया, और मरुस्थलीय क्षेत्र के बाद में अपन ने पढ़ा है अरावली पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, या फिर इसी को क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। हाड़ौती प्रदेश, ये हाड़ौती प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है, इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, और ये किसके अवशेष पाए जाते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक शब्द यूज किया है, पठार। तो जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी और वहां पर जब मैंने पठार पढ़ाए थे, तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि पठार किसे कहते हैं। तो पठार मैंने कहा था कि समुद्र सतह से औसत 600 मीटर ऊपर निकले हुए भूभाग, और इसका ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, सपाट होता है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, अगर मैं बात करूं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की, तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहां पर है। ये हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश, या फिर इसी को कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस प्रदेश की का जो निर्माण हुआ था, वो निर्माण कब हुआ, निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण कब हुआ, और निर्माण जो इसका हुआ था आर्कियन युग में। कब हुआ था बच्चों, आर्कियन युग में हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, आर्कियन युग में, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ, आर्कियन युग में हुआ। और अगर मैं बात करूं ये भाग किसका है, तो भाग किसका है, मैंने पहले आपको बता रखा है, गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है बच्चों, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखो, ये जो पठारी क्षेत्र है, ये भारत के अंदर जो पठारी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो है, इस प्रकार से ये जो हाड़ौती प्रदेश है, ये हाड़ौती प्रदेश देखो बच्चों, यहां पर ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, और इस भारत में यहां पर मालवा का पठार है, मालवा का पठार, ठीक है। यहां पर मालवा का पठार है, यहां पर दक्कन का पठार है, ठीक है। ये दक्कन का पठार आ गया, ये कर्नाटक का पठार आ जाएगा, यहां पर तेलंगाना का पठार आ जाएगा, और यहां पर इस प्रकार से ये छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, ठीक है। यहां पर दंडकारण्य का पठार आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र जो है, ये प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है, प्रायद्वीप से, ये प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है, मालवा का पठार, यानी कि पूरा का पूरा प्रायद्वीप है। और अपना अगर भारत की बात करूं तो भारत का जो पठारी क्षेत्र है वो इस प्रकार से, ये राजस्थान है, ये राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, ये दक्षिण पूर्वी भाग है। और इस दक्षिण पूर्वी भाग की मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्वी भाग डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, मालवा के पठार से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से तो किससे जुड़ा हुआ है, मालवा के पठार से, और अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, तो प्रत्यक्ष रूप से तो किससे जुड़ा है, मालवा के पठार से, मालवा के पठार से। और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा किससे जुड़ा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो, मैंने पूरा का पूरा डाटा लिखा है यहां पर। हाड़ौती प्रदेश का निर्माण कब हुआ, आर्कियन युग में। आर्कियन युग भारत का, आर्कियन युग की बात करें तो भारत का सबसे प्राचीन युग है, जो आज से लगभग 70 करोड़
वर्ष पहले का है। कितने करोड़ वर्ष पहले का है? आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले का ये है। ठीक है, भाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ किससे? मालवा के पठार से, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रायद्वीपीय भारत से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखना है। चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं तो इसको देखो, हाड़ौती प्रदेश क्यों कहा गया? हाड़ौती प्रदेश इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश पर प्राचीन समय में हाड़ा राजा का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? हाड़ा राजा का शासन हुआ करता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार। ठीक है, या फिर हाड़ौती प्रदेश इसको बोलते हैं। कोई बात है, चले भैया देखो, अगर मैं इस भाग की मैं बात करूं तो इस भाग को अपन बांटेंगे, और बांटेंगे कैसे कैसे? देखो यहां पर हाड़ौती प्रदेश को का अपन क्या करेंगे? वर्गीकरण। हाड़ौती प्रदेश का क्या करेंगे? वर्गीकरण। हाड़ौती प्रदेश का वर्गीकरण। तो क्या करेंगे अपन? हाड़ौती प्रदेश का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें से पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर देंगे, नदियों वाले क्षेत्र को अलग कर देंगे, पठारी क्षेत्र को अलग कर देंगे, और मैदानी क्षेत्र को इसमें अपन अलग कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन पर्वतीय क्षेत्र को क्या करेंगे? सबसे अलग करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर इसका अपन क्या करें? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या फिर हाड़ौती प्रदेश का वर्गीकरण। देखो भाई, जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो देखो भाई, यहां पर इस प्रकार से सबसे पहले अपन बात करेंगे पर्वतीय प्रदेश, पर्वत। ठीक है, पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पर्वत पहाड़ों को यहां पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। जैसे पहला अगर बात करें तो मुकुंदरा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी बच्चों? मुकुंदरा की पहाड़ी। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई मुकुंदरा की जो पहाड़ी है इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाएगा? कोटा में। कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? कोटा में पाया जाता है। और इसकी जो ऊंची चोटी है, इसकी जो इस पहाड़ी की ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, तो इसकी जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? चंदवाड़ी। चंदवाड़ी। और ये जो चंदवाड़ी चोटी है, ये चंदवाड़ी चोटी इस हाड़ौती प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी है, कि सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे चीजों को कंटिन्यू और अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन दूसरे की। अब बात करेंगे अपन बच्चों यहां पर, तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की मैं बात करूं तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का जो विस्तार पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो इसका विस्तार जो पाया जाएगा वो बूंदी में पाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है, तो बूंदी में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? बूंदी में पाई जाती है। और इसकी जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, इसकी जो ऊंची चोटी है वो कौन सी होगी? संतूर। कौन सी इसकी ऊंची चोटी? संतूर। ठीक है भैया, तो ये जो संतूर चोटी है ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की दूसरी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, इसकी दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है भाई, चले आगे। तो अपन ने क्या देखा? पर्वतीय क्षेत्र को अपन ने अलग कर लिया, पर्वतीय क्षेत्र को अपन ने अलग कर लिया। और पर्वतीय क्षेत्र में जब अपन अलग करते हैं तो देखो यहां पर, देखो यहां पर अब बात करेंगे अपन नदियों के आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे? नदियों के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, तो नदियों के आधार पर, यहाँ की नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, तो नदियों के आधार पर यहाँ की जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी कौन सी हुई? चंबल नदी। चंबल नदी। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी कितने जिलों से बहती है?
चंबल नदी कितने जिलों से बहती है? तो 6 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहती है? 6 जिलों से। देखो भाई, अगर नदियों की बात करें तो राजस्थान में जो मैक्सिमम जिलों में बहने वाली जो नदियां हैं वो है चंबल, यानी कि च फॉर चंबल, ब फॉर बनास और ल फॉर लोड़ी। ये तीनों ही नदियां क्या है भैया? 6 जिलों से बहती है। कितने कितने जिलों से? 6 जिलों से ये बहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे। अब ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहां पर? चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से करती है भैया? चित्तौड़गढ़ से करती है, 84गढ़ नामक स्थान से। तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से क्या करती है? चित्तौड़गढ़ से क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। तो चंबल नदी प्रवेश, और प्रवेश कहां से करेगी? 84गढ़, 84गढ़, और 84गढ़ कहां पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से क्या करेगी? राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसके बाद 6 जिलों में बहेगी। इसके बाद क्या करेगी? 6 जिलों में बहेगी। ठीक है, 6 जिलों में बहेगी। इसके बाद क्या करेगी? 6 जिलों में ये बहेगी। चलिए आगे। राजस्थान से बाहर, राजस्थान से बाहर, तो राजस्थान से बाहर ये धौलपुर से जाएगी, धौलपुर, और धौलपुर के बाद इटावा नामक एक स्थान है, वहां पर जाकर ये जो नदी है किसमें मिल जाएगी? यमुना नदी में। किसमें मिल जाएगी? यमुना नदी में। और यमुना नदी जो है वो कहाँ चली जाएगी? वो नदी गंगा नदी में मिल जाएगी, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में लेकर इसको चली जाएगी। इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी की नदियों के अंदर भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो नदियां हैं ये बीहड़ बनाती हैं, बीहड़। ठीक है, ये बीहड़ कह दो या फिर उत्खनन भूमि। ठीक है, उत्खनन भूमि भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है कि बीहड़ क्या होता है कि जैसे ये जो नदी है, ये नदी क्या करती है? रास्ते चेंज करने में माहिर है। जैसे अगर इस नदी की मैं बात करूं तो ये नदियां क्या लेकर आती है? अवसाद लेकर आती है। इस प्रकार से नदी जाती रहती है, तो एकदम से नदी क्या कर लेती है? अपना रास्ता चेंज कर ली। ये पुराना रास्ता है, ये पुराना रास्ता इस प्रकार से बंजर पड़ा रहता है, और इस बंजर पड़ा रहेगा तो ये नदी तो अपना रास्ता दूसरा बना लेती है, और इसको कहेंगे अपन बीहड़, या फिर इसी को कहेंगे डांग। इसको क्या कहेंगे? डांग। तो डांग क्षेत्र भी यहीं पर है। तो सबसे ज्यादा जो बीहड़ या फिर उत्खनन भूमि कहां पर पाई जाती है बच्चों? ये पाई जाएगी धौलपुर, करौली। ठीक है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चले, ठीक है। देखो भाई, अब आगे की बात करते हैं। यहां पर आगे जो है वो आएगा शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि। और शाहबाजगढ़ की जो उच्च भूमि है ये कहां पर है भैया? ये कहां पर है? मुख्य रूप से इसका विस्तार जो है, ये विस्तार कहां पर देखने को मिलेगा? इसका विस्तार देखने को मिलेगा बारां में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध की बात करें तो ये प्रसिद्ध होगी, प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि इसका जो आकार है, इसका आकार घोड़े की नाल के समान है। इसका आकार कैसे? घोड़े की नाल के समान है। तो आपसे पूछा जाए कि शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि कहां पर है, तो आपको बता देना कि बारां में है, और इसका आकार कैसा है? घोड़े की नाल के समान है। ठीक है, और ये जो प्रसिद्ध है वो दो चीजों की वजह से, एक इसका आकार इस प्रकार से, और दूसरा क्या है बच्चों? इसका दूसरा जो होगा, ये जो नदी ये जो है ये अस्थायी झीलें बनाती है, अस्थायी झीलें बनाती है। अस्थायी झीलों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो अस्थायी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करेंगे गढ़ गंगाधर प्रदेश। गढ़ गंगाधर प्रदेश, तो गढ़ गंगाधर प्रदेश जो है ये झालावाड़ में। कहां पर मेरे बच्चों? झालावाड़ में। और झालावाड़ के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक पठार भी है, उसको अपन बोलते हैं झालावाड़ का पठार। और ये कहां पर है? ये झालावाड़ में।
ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इसको अपन ने क्या किया, पूरे पूरे पठारी क्षेत्र को अपन ने इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, तो किस प्रकार से किया, देखो यहाँ पर पूरे हाड़ौती प्रदेश को अपन ने क्या कर दिया, एक तो पर्वतीय क्षेत्र में बांट दिया, एक नदियों के आधार पर बांट दिया, एक शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि के बारे में बांट दिया, और इधर अपने पठारी क्षेत्र को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो देखो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात करूँ तो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों को भी दो प्रकार से बांटा। अब तो देखो एक पर्वत को तो क्या कह दिया मुकुंदरा की पहाड़ी, और दूसरे पर्वत को क्या कह दिया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। देखो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मुकुंदरा की पहाड़ी का विस्तार कहां पर पाया जाता है, तो कोटा में। और यहाँ की ऊंची चोटी कौन सी बच्चों, चंदवाड़ी, और चंदवाड़ी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या फिर हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब देखो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें तो इसका विस्तार कहां पर है भैया, बूंदी में है, और इसकी ऊंची चोटी संतूर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नदियों के आधार पर अपन ने बांटा था, मुख्य नदी चंबल नदी है, 6 जिलों में बहती है, प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है और राज्य से बाहर धौलपुर में जाती है। बीहड़ या उत्खनन भूमि का क्या करती है, निर्माण करती है। ये जो नदी है, ये नदी अपने रास्ते चेंज करने में क्या है, माहिर है, रास्ते चेंज करने में माहिर है भैया। चलिए आगे, इसके बाद में अगर मैं बात करूं शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि, तो इसका विस्तार कहां पर है, 12 के अंदर है। और यहाँ की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध, एक तो घोड़े की नाल के समान इसका आकार है, और दूसरे अगर मैं बात करूं तो ये अस्थायी झील है। और अस्थायी झीलों में एक बात करें तो यहाँ पर एक झील है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर परवन झील। ठीक है, तो वो इसकी यहाँ की एक अस्थायी झील है। चले आगे, अब बात करते हैं अपन इस प्रदेश की, तो भौतिक आधार पर अपन इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो एक बार इसको आप उतार लीजिए, एक बार इसको आप पूरी को उतार लीजिए, ऐसे कैसे उतार लो एक बार। देखो भाई उतार लिया, मिटाता हूं। अभी तो अपन ने संरचना के आधार पर इसका क्या किया है, वर्गीकरण किया है। अब जो अपन इसका वर्गीकरण करने वाले हैं वो इसके भौतिक आधार पर इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर, भौतिक आधार पर इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। देखो भाई, अगर भौतिक आधार पर इसका वर्गीकरण की बात करें का भौतिक आधार पर वर्गीकरण, भौतिक आधार पर वर्गीकरण। अब देखो मेरे भाई, भौतिक आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो पहला इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो विंध्यन कगार के कगार का पठार और दूसरा दक्कन लावा का पठार। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है विंध्यन कगार का पठार, और दूसरा जो भाग है वो है दक्कन लावा का पठार। देखो विंध्यन कगार का जो पठार है, ये जो विंध्यन कगार का पठार है, अगर इसकी बात करें बच्चों, इसका जो विस्तार है वो, इसका जो विस्तार है बिहार के सासाराम जिले से चित्तौड़ के बेंगू तक, चित्तौड़ के बेंगू तक। ठीक है, बिहार के सासाराम जिले से चित्तौड़ के बेंगू तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां की अगर बात करें तो मुख्य नदी, तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी बच्चों, चंबल नदी। और चंबल नदी जो है मैंने अभी बताया कि ये कितने जिलों से बहती है, जिलों में, तो ये 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में, 6 जिलों में।
और इसके जो उद्गम है, सॉरी राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में जो प्रवेश होगा वो 84 गढ़ से होगा, 84 गढ़, ठीक है। और ये 84 गढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़ में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस नदी की, तो ये जो नदी है, ये नदी धौलपुर से राजस्थान के बाहर निकलती है। धौलपुर से कहाँ निकलेगी? ये राजस्थान से बाहर, धौलपुर से, तो राजस्थान के बाहर, राजस्थान के बाहर, तो राजस्थान के बाहर धौलपुर से, ठीक है। और ये जो नदी है, ये नदी बीहड़ भूमि का निर्माण करेगी, बीहड़ भूमि या फिर उत्खात भूमि। ये बीहड़ भूमि या फिर उत्खात भूमि की बात करें तो ये बीहड़ भूमि या जो उत्खात भूमि है, ये सर्वाधिक राजस्थान के अंदर धौलपुर, ठीक है, करौली और सवाई माधोपुर में। तो सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि आपसे पूछा जाए तो कहां पर है? धौलपुर में, उससे कम करौली में, फिर सवाई माधोपुर में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो है दक्कन लावा का पठार। दक्कन लावा का जो पठार है, इसका जो निर्माण होगा वो कैसे होगा? इसका निर्माण होगा ज्वालामुखी से। कैसा होगा इसका निर्माण? कैसे होगा? ज्वालामुखी से, ठीक है। अब जब ज्वालामुखी से होगा तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी जब फटता है तो मैंने आपको बता रखा है कि ज्वालामुखी जब फटेगा तो दो तरीके के तरल पदार्थ बनाएगा। एक तो बनाएगा मैग्मा और एक बनाएगा लावा। एक तो बनाएगा मैग्मा और एक क्या बनाएगा? लावा बनाएगा। और जब मैग्मा या लावा की मैं बात करूं तो मैग्मा या लावा क्या करेगा? मैग्मा तो भूमि के अंदर जमेगा और ग्रेनाइट का निर्माण करेगा धीरे धीरे ठंडा होकर, और जो लावा है ये ऊपरी सतह पर आकर धीरे धीरे ठंडा होकर ये भी चट्टान का निर्माण करेगा। और चट्टान कौन सी बनेगी? बेसाल्ट चट्टान। तो मुख्य रूप से वो बेसाल्ट चट्टान बनेगी। मेरे प्यारे बच्चों, बेसाल्ट चट्टान जो है, ये चट्टान क्या करती है? पठारों का निर्माण करती है। और ये चट्टान का इरोजन होता है, इसका अपर्दन होता है, और अपर्दन जब होता है इस चट्टान का, तो ये चट्टान क्या करेगी? धीरे धीरे अपने कण तोड़ेगी और इसमें एक मिट्टी का निर्माण होगा, और उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। तो यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? काली मिट्टी यहां पर पाई जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। ये जो पठार है ये 3 सकेंद्रीय पठारों से मिलकर बना हुआ है। एक तो मालवा का पठार है, एक बघेलखंड का पठार है, और दूसरा बुंदेलखंड का पठार है। तो ये 3 सकेंद्रीय, ये 3 सकेंद्रीय पठारों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? मालवा का पठार, मालवा का पठार। दूसरा कौन सा हो गया? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। तो ये 3 पठारों से मिलकर ये क्या है? बना हुआ है। 3 पठारों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना? दिक्कत अगर पूछ ले भाई इस पठारी क्षेत्र का विस्तार कहां पर है, तो इसका जो विस्तार है बच्चों वो राजस्थान प्लस एमपी में होगा। राजस्थान और एमपी के अंदर इसका क्या पाया जाएगा? विस्तार पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन इसका भौतिक वर्गीकरण भी देखा। और भौतिक वर्गीकरण कैसे? जैसे विंध्यन कगार का पठार, पहला पठार तो कौन सा बना? विंध्यन कगार का पठार, ठीक है। विंध्यन कगार का पठार का विस्तार बिहार के सासाराम जिले, सासाराम जिले, भाई आसाराम जिले नहीं है, ठीक है। आसाराम नहीं, सासाराम है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ठीक है। तो बिहार के सासाराम जिले से चित्तौड़ के बेंगू तक, ठीक है भैया। मुख्य नदी चंबल नदी, कितने जिले? 6 जिलों में बहती है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, चंबल यानी कि च फॉर चंबल, ब फॉर बनास और ल फॉर लूनी। तो तीनों की तीनों नदियां 6 जिलों से बहती है, ठीक है भैया। देखो राजस्थान के अंदर ये 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, बाहर कहां से निकलेगी? धौलपुर में। और चंबल नदी जाकर किसमें पड़ जाएगी? किसमें पड़ेगी भाई? ये कहां पर पड़ेगी? इटावा नामक एक स्थान है यूपी के अंदर, और उसमें जाकर यमुना नदी में गिर जाती है। कोई दिक्कत यहां तक? चले देखो, ये जो नदी है ये बीहड़ भूमि या फिर उत्खात भूमि का निर्माण करती है। बीहड़ भूमि क्या होती है? डांग क्षेत्र होता है, बिल्कुल सुनसाट होता है, ठीक है। यहाँ पर डाकू लोग रहते हैं,
ये डाकों के लिए प्रसिद्ध है। आप इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ तो वहाँ पर अगर आपको बोलोगे भाई मैं चंबल का डाकू हूँ, तो सब समझ जाएंगे भाई चंबल का, राजस्थान में चंबल से। तो चंबल के जो डाकू है उनका उत्पन्न यहीं से होता है, ठीक है। अगर किसी के पास भी अगर पैसे वैसे ज़्यादा हो जाए ना तो यहाँ पर संपर्क करें, एक ही रात में सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे, ठीक है। अब दूसरा है भैया दक्कन लावा का पठार। दक्कन लावा का जो पठार है उसका विस्तार राजस्थान और एमपी में, राजस्थान और एमपी में। मैंने कहा था कि एमपी के अंदर मालवा का पठार का विस्तार है। देखो मालवा का पठार, अब यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ का निर्माण, तो निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। जब ज्वालामुखी जहां जहां फटेगा वहां पर काली मिट्टी अवश्य होगी, जहां जहां ज्वालामुखी फटेगा वहां पर काली मिट्टी अवश्य होगी। मिट्टी का निर्माण हो गया, तीन सकेंद्रीय पठारों से मिलकर बना है, 3 पठारों से मिलकर बना हुआ है। एक तो मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार, तीनों पठारों से मिलकर क्या बना हुआ है, अपना दक्कन लावा का पठार। कोई दिक्कत यहां तक? चले मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार नोट कर लीजिए। चले पानी, देखो भाई अब हाड़ौती का पठार की बात करेंगे। तो हाड़ौती का पठार जो है, जैसे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या फिर हाड़ौती का पठार, ठीक है मेरे भाई। देखो भाई, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे ये अपना राजस्थान, जैसे ये अपना राजस्थान, रंगीला राजस्थान। अभी राजस्थान जो है, इस राजस्थान में अपन ने देखा था इस प्रकार से ये हाड़ौती का पठार है, ठीक है, हाड़ौती का पठार है। और इस प्रकार से ये अरावली है, और यहाँ पर ये पूर्वी राजस्थान है, और ये अपना मरुस्थलीय क्षेत्र, ये अपन ने देखा। यहाँ पर 0 सेंटीमीटर बारिश, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर बारिश, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर बारिश, और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर प्लस प्लस प्लस, यानी और मैक्सिमम कितनी, 120 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में मैक्सिमम जो बारिश होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? चले भाई देखो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्षा की वितरण की, तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर प्लस प्लस, और मैक्सिमम कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, मिट्टी कौन सी पाई जाएगी भाई, काली मिट्टी, काली मृदा, और काली मृदा को कहते हैं बर्टी सोल, बर्टी सोल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर जो जलवायु पाई जाएगी, जलवायु, तो यहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। और यहां पर अगर वनस्पति की मैं बात करता हूं, तो वनस्पति जो यहां पर होगी, देखो यहां पर बारिश ज्यादा होती है, और बारिश ज्यादा होगी तो यहां पर जो वनस्पति होगी वो कौन सी होगी, सदाबहार वनस्पति। कौन सी वनस्पति भाई, सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति कह दो, या फिर इसको सदा हरित वनस्पति कह दो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। देखो सदाबहार वनस्पति के अंदर अगर बात करें तो यहां पर सागवान, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पेड़ पौधा कौन सा, सागवान, ठीक है। तो सागवान के बारे में पूछ लिया गया है भाई, सागवान राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है। तो सागवान जो है राजस्थान में, अगर वर्तमान समय की बात करें तो सागवान जो है, सागवान जो है राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो राजस्थान में सर्वाधिक
राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाएगा? तो एक ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, बा को डुबाऊं, बा को डुबाऊं। बा का मतलब होता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, ठीक है, बारा और उदयपुर। तो आप ध्यान रखना भाई, सर्वाधिक सागवान कहां पर पाए जाते हैं? बाको डुबाऊं। बाको डुबाऊं एक ट्रिक है, और बा यानी बांसवाड़ा, को यानी कोटा, डू यानी डूंगरपुर, बारा और उदयपुर, यहां पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? सागवान पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं जिले। भाई जिले कितने कितने जिले आते हैं इसके अंदर? तो जिलों की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। पहले अगर मैं बात करूं तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, आप एक बार इसको नोट कीजिए, ये विशेषताओं में आ जाएगी भाई। मैंने इसमें आपको जलवायु बता दी, मिट्टी बता दी, वर्षा बता दी, ठीक है, वनस्पति भी बता दिए, पेड़ पौधे भी आ गए, जिले भी आ गए, यानी कि इसमें सभी चीजें हो रही है। इंट्रोडक्शन भी हो रहा है, जैसे भारत का, राजस्थान का इंट्रोडक्शन, तो जिले भी आ गए, वनस्पति भी आ गई, जलवायु भी आ गई, मिट्टी भी आ गई, वर्षा भी आ गई, और अब इससे पहले अपन ने नदियां भी पढ़ी थी, मैदान भी पढ़ लिए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पूरा एक मिक्सअप है। हाड़ौती का ये जो भौतिक प्रदेश है, इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक होता है, इसको अगर आपको समझ में आ गया होगा ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले कह रहा हूं कि अपन को देखो एग्जाम पास में आ चुका है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप कह सकते हो कि यार कल के लिए छोड़ दें, कि आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे। तो कल के लिए तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि कल जो है वो एग्जाम है, सीधी सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस पेपर सोल्व कीजिए रोज की रोज, बुक पढ़िए, एक बुक खरीद लीजिए, ज़्यादा बुक मत खरीदो, एक ही बुक खरीद लो, एक ही बुक को बार बार पढ़ लो, ठीक है। अपने नोट्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में अपने टेस्ट सीरीज दीजिए, तो बस इतना ही काफ़ी है। बाकी आप अगर इतना कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एग्ज़ाम पास में आ गया, अब लापरवाही नहीं करना। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप 4-5 साल तक ऐसे बैठे रहोगे, कोई वैकेंसी अभी आगे नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो भी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी चले जाओ। मैंने पहले भी कहा था भाई स्टूडेंट लाइफ में क्या होना सीख लो, बोला था ना, चालाकपना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई भी बुलाया चले गए, जैसे कोई भी फ़ोन किया लाओ चले चले जीटी चलते हैं, घूमने चलते हैं, मॉल में चलते हैं, तो आपने उठाया चलो चलो चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। कोई भी आपसे बोले तो बता देना कि मेरे आज ये काम है, मेरे घर से कोई आने वाला है, या फिर मेरे कोई आज टेस्ट पेपर देने जाना है, कोचिंग में कुछ काम है। तो ऐसे बहाने मार दिया करो, ठीक है। तो चालाकपना होना चाहिए, ठीक है। जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं कि यार किसी का सिलेक्शन हो जाता है, अरे यार वो तो बहुत ख़राब इंसान था यार, वो तो बात ही नहीं करता था। वो बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना था। अगर बात करेगा तो उसको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम ख़राब नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये 24 घंटे, कितने घंटे होते हैं अपने पास? 24। और सबके पास यही होते हैं। ऐसे तो नहीं कि भाई तुम्हारे तो 12 घंटे का होता है, हमारे तो 13 घंटे का, 14 घंटे का दिन होता है। सबको वही भगवान ने एक सेम टाइम दिया है, लेकिन उसको यूज अपन अलग अलग तरीके से करते हैं सारे के सारे। जैसे अगर बात करूँ, ये 24 घंटे, 24 घंटे सबके पास यही है। इस 24 घंटे में सोना भी होता है, ठीक है, अपने डेली रूटीन का भी होता है, डेली रूटीन, डेली रूटीन, सोना हो गया। सोना 6 घंटे, सिर्फ स्टूडेंट को 6 घंटे सोना है। डेली रूटीन में 2 घंटे निकाल दो भाई, 2 घंटे तक कोई भी काम करो, खाना खाओ, पियो, ऐश करो, ठीक है। इसके बाद में आपका कोचिंग, अगर आप कोचिंग कर रहे हो
कोचिंग कर रहे हो तो 4 घंटे की कोचिंग निकाल दो, ठीक है। फिर से अगर आपको कोई सोना चाहते हो दिन के अंदर, कोई कुछ भी अन्य कोई कार्य है, तो 2 घंटे वो निकाल दो। अन्य कार्य में 2 घंटे वो निकाल दो। तो कितने हो गए? 6 + 2 8, 8 × 4 12, 12 × 4 14। माना कि 14 घंटे इस प्रकार से वेस्ट हो गए। लेकिन अगर 24 घंटे में से 14 घंटे निकाले तो फिर भी कितने बचते हैं? 10 घंटे बचते हैं। तो आपको कितनी पढ़ाई करनी है? 10 घंटे। अरे 10 घंटे नहीं करो तो 8 घंटे तो करो, ठीक है। और 8 घंटे भी नहीं करो तो कम से कम 6 घंटे तो करो। अगर ये जो टाइम है, ये टाइम इतनी पढ़ाई करने का है 10 घंटे। ये वाला टाइम जो था, ये टाइम नोटिफिकेशन के पहले वाला टाइम था कि भाई 6 घंटे पढ़ के भी अपन काम को चला सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, 10 घंटे पढ़ना है। और 10 घंटे पढ़ना है ऐसे नहीं कि भाई किताब लेके बैठ गए ऐसे बावड़े की तरह, ठीक है। तो बावड़े की तरह तो रहना नहीं है, फिर पूरी जिंदगी बावड़े रहोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम का यूटिलाइज करो, एक रणनीति बनाओ। मैंने पहले कहा था कि जो योद्धा होता है, योद्धा क्या करता है? एक रणनीति बनाता है और ये रणनीति बनाकर ही मैदान में जाता है। देखो, 2 योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है, तो दोनों योद्धाओं के पास भरपूर हथियार होते हैं, लेकिन जीतता कौन है? जिसमें दिमाग होता है। जो अच्छी रणनीति बनाएगा वही जीतेगा, ठीक है। साधन दोनों के पास बराबर ही होते हैं। तो आप भी क्या करो, इसमें मैदान में भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो सारे के सारे योद्धा हो, और जो रणनीति बनाकर उतरेगा वो जीतेगा, उसका सिलेक्शन होगा। और जो आप ऐसे ही उतरोगे बिना फालतू ही, तो नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सिलेबस का ही पता नहीं होता कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। जैसे हम पूछते हैं फ़ोन करके, अरे भाई सिलेबस में इसका ज्योग्राफी आती है क्या? तो आप बोलोगे हाँ आती है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक तरफ से ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देगा। पॉलिटी आती है क्या? पॉलिटी आती है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सिलेबस में देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और फिर उस टॉपिकों में से भी ये देखो भाई क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। पिछले पेपर देखो, ये एक रणनीति होती है, और रणनीति से एग्जाम पास किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग भी हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और हम आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो पूर्वी राजस्थान की होगी। कौन सी होगी? पूर्वी राजस्थान की। तो ये यहाँ से अपन इसको क्लोज करते हैं, ठीक है भाई।